दोस्तों, उत्तर प्रदेश के बरेली के पास में चौधरी साहब रहा करते थे, जिनके पास 4 ईंटों के भट्टे थे। उन भट्टों पर करीब 200 से ज्यादा मजदूर काम किया करते थे। एक दिन वहां पर एक खूबसूरत लड़की काम करने के लिए आती है। वो लड़की देखने में बेइंतहा खूबसूरत होती है। जितनी वो खूबसूरत थी उतने ही काम करने में बहुत ही ज्यादा होशियार होती है। दोस्तों, वहां जो काम करते थे तो ज्यादातर लोग बिहार के कटिहार जिले से ताल्लुक रखते थे। लेकिन जब वो लड़की उन लोगों के साथ काम किया करती थी तो उनसे वो बिल्कुल अलग ही दिखाई दिया करती थी, क्योंकि उसकी खूबसूरती उन लोगों से उसे अक्सर अलग कर दिया करती थी। एक दिन जो भट्टे के मालिक होते हैं चौधरी साहब, उनका बेटा वहां आता है और उसकी निगाह उस लड़की पर पड़ती है। उस लड़की का नाम रेखा होता है और उसे वो पहली ही नजर में प्यार करने लगता है और उसका पूरी तरीके से दीवाना बन जाता है। मानो एक लट्टू की तरह अब उसके आगे पीछे घूमने लगता है। जब लड़की के माँ बाप यानी रेखा के माता पिता ये देखते हैं तो वो टेंशन में आ जाते हैं कि अगर ये लड़का इस तरह से इसके आगे पीछे घूमेगा तो इसके पिताजी को जब पता चलेगा तो वो बहुत गुस्सा होंगे और हो सकता है हमें किसी तरह की सजा भी दे दे। दोस्तों, ये दिल छू लेने वाली कहानी आप पूरा जरूर देखें। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि आप हमारी इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो अच्छी लगे तो हमें कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। चलो बिना देर किए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों, चौधरी साहब के पास में 4 भट्टों के सिवा 400 बीघे जमीन भी होती है, इसलिए आसपास में उनकी बहुत ज्यादा मान सम्मान होता है। सभी लोग उनको बहुत ज्यादा इज्जत देते हैं और इसीलिए वो दूर दूर तक जाने पहचाने जाते थे। उनके परिवार में उनकी एक पत्नी और 2 बच्चे थे। दोनों ही बच्चे बाहर पढ़ाई कर रहे थे, जिसमें से उनकी एक बेटी जो MBBS की पढ़ाई कर रही थी और दूसरा उनका बेटा जो कि बीटेक के फाइनल ईयर में इस टाइम था। उनका बेटा फाइनल ईयर कंप्लीट करने के बाद वहीं पर एक नौकरी करने लगता है, जहां पर उसे 60,000 रुपये महीना मिलते हैं। फिर कुछ दिन के बाद चौधरी साहब अपने बेटे को फोन करते हैं और कहते हैं कि बेटा, तुम ये नौकरी कब तक करोगे? हमारा इतना बड़ा बिजनेस है और जमीन है और यहाँ पर ये आकर तुम इन सब चीजों को संभालो, क्योंकि अब मैं अकेले इन सबको नहीं कर सकता और जितने तुम नौकरी में कमाते हो इतने तो हम यहाँ पर नौकर को बांट देते हैं। इसके बाद उनका बेटा, जिसका नाम हर्ष होता है, वो नौकरी छोड़ता है और वापस आ जाता है। इसके बाद चौधरी साहब हर्ष को कहते हैं कि ऑफिस मैंने एक भट्टे के पास बना दिया है, तुम वहीं जाकर बैठा करो और सारा काम देखो। इसके बाद हर्ष वहां पर जाता है और अपना काम संभाल लेता है। एक दिन वो सुबह सुबह भट्टे की सैर पर निकलता है कि वहां पर काम कैसा चल रहा है। उधर घूमते हुए उसके अचानक निगाह उस लड़की पर पड़ती है जिसका नाम रेखा होता है। उसको देखते के साथ ही वो सिर्फ देखता ही रह जाता है। वो लड़की अपने पैरों से और फावड़े से मट्टी को कुचल रही थी ताकि उसको ईंट बनाने के लिए तैयार किया जा सके। उसके शरीर से लगातार पसीने टपक रहे थे और वो टपकते हुए पसीने उसको और ज्यादा सुंदर दिखा रहे थे। हर्ष उसको एक बार में ही देखता रह जाता है और टकटकी लगा के वहीं खड़े होकर देखने लगता है। तभी वो लड़की रेखा, उसकी निगाह हर्ष पे पड़ती है और वो भाग के मट्टी से बाहर निकलती है और पास में रखे हुए अपने दुपट्टे को उठाती है और उसे पहन लेती है और इसके बाद वापस वो मट्टी को काम में लग जाती है। इधर हर्ष थोड़ी देर खड़ा रहता है, उसे देखता है और फिर वहां से चला जाता है। इसके बाद दोस्तों, वो अपने ऑफिस से शाम के समय आता है तो देखता है कि वो लड़की रेखा अपने माँ बाप के साथ जो सूखी हुई ईंटें थी उन्हें एक छोटी सी रेड़ी में इकट्ठा करके भट्टे में पकाने के लिए ले जा रहे थे। वो कुछ देर वहां पे देखता है फिर चला जाता है। फिर अगले दिन सुबह आता है, फिर रेखा इसी तरह से मट्टी को मसल रही थी पैरों से और वो वैसे ही देखता है और रेखा फिर से अपना दुपट्टा ओढ़ के खड़ी हो जाती है। ऐसे ही 2 दिन 3 दिन अब हर्ष ये इस तरह से आने लगता है। ऐसे ही जैसे जब हर्ष 5वें दिन आता है तो वो देखता है कि उस लड़की को रेखा कहीं नहीं है। वो अपनी भट्टे के हर तरफ उसे देखने के लिए जाता है, लेकिन रेखा उसे कहीं नहीं दिखाई देती। वो परेशान हो जाता है कि आखिर रेखा कहाँ गई। इसके बाद वो वहां जाता है जहां भट्टे वाले लोग अपना खाना बनाया करते थे, लेकिन वहां जान के देखता है तो उसको वहां भी नहीं दिखाई देती। आखिर वो थक हार के वापस अपने ऑफिस आ जाता है और वहां पर बैठ जाता है। दोस्तों, इस तरह से हर्ष रोज सुबह आता
और भट्टे में हर जगह रेखा को ढूंढता, लेकिन वो कहीं नहीं मिलती। इस तरह से एक दिन गुजरता है, 2 दिन गुजरते हैं, 3 दिन गुजरते हैं और 4 दिन, लगभग इसी तरह से पूरा हफ्ता गुजर जाता है, लेकिन उसे रेखा कहीं नहीं दिखा देती। एक दिन 8वें दिन जब हर्ष एक बार फिर से भट्टे का दौरा कर रहा था, तभी उसकी निगाह पड़ती है कि रेखा फिर साइड में खड़ी हुई मट्टी को उसी तरीके से मसल रही है और ईंटों के लिए तैयार कर रही है। यह देख के हर्ष बहुत खुश होता है कि फाइनली रेखा वापस आ गई। वो बिना समय बिताए सीधा रेखा के पास जाता है और कहता है, ओ थैंक गॉड, मैं तुम्हें कब से ढूंढ रहा था, वेयर आर यू। ये सुनने के बाद वो बोलती है कि मतलब, कहता है यार मैं तुम कहाँ चले गए थे, पिछले 1 हफ्ते से मैं तुम्हें ढूंढ रहा था। इसके बाद रेखा बताती है, मैं तो कहीं नहीं गई थी, मैं तो भट्टे में ही थी। लेकिन हर्ष बोलता है कि मैं तो तुम्हें लगातार 1 हफ्ते से भट्टे में हर जगह ढूंढा, यहां तक कि जहां तुम लोग खाना बनाते हो मैंने वहां भी देखा, तो तुम कहीं भी नहीं दिखाई दिए, तो आखिर तुम चले कहां गए थे। इतने वो बातें कर ही रहे थे कि तभी दूर से रेखा के माता पिता उन दोनों को बात करते हुए देख रहे थे। वो जाते हैं और जाते ही सबसे पहले हर्ष को नमस्ते करते हैं, क्योंकि रेखा के माता पिता को पता था कि यह चौधरी साहब का लड़का है, इसलिए वो सबसे पहले नमस्ते करते हैं। और फिर वो बताते हैं कि मालिक, ये हमारी बेटी है जिसका नाम रेखा है। वो कहते हैं, अच्छा बहुत बढ़िया, ये तो आपकी बेटी बहुत मेहनती है और बहुत अच्छे से काम करती है, इतना काम तो कोई घर की औरत भी नहीं करती, और जिस तरीके से ये मट्टी को मसल के तैयार करती है, ऐसा तो घर में कोई आटे को गूंद के भी तैयार नहीं करता रोटी के लिए। माँ बाप बोलते हैं कि जी, ये बहुत शुरू से ही बहुत होशियार और मेहनती रही है, जितनी ये मेहनती है उतनी ही सुंदर भी है। ये सुनकर हर्ष बोलता है कि जी बिल्कुल, ये मैं देख रहा हूँ। इसके बाद उसके माता पिता कहते हैं कि मालिक, ये सिर्फ मेहनती नहीं बल्कि पढ़ी लिखी भी है, इसने 12वीं पास की है। ये सुनने के बाद हर्ष बहुत खुश होता है, कहता है क्या सच में तुमने 12वीं की है। कहती है हाँ, तो आगे की पढ़ाई का क्या हुआ। जिसके बाद वो बताती है कि मैं नानी के यहाँ पर रह के अपनी पढ़ाई कर रही थी, लेकिन उनकी अचानक मृत्यु होने के बाद मुझे उनको छोड़कर वापस अपने माता पिता के पास आना पड़ा, इसलिए मेरी आगे की पढ़ाई नहीं हो सकी। इसके बाद हर्ष पूछता है कि अच्छा तुम किस सब्जेक्ट से पढ़ते थे और तुम्हारा फेवरेट सब्जेक्ट क्या था। ये सुनने के बाद वो बोलती है कि मेरा फेवरेट सब्जेक्ट मैथ था। हर्ष को बहुत सरप्राइज होता है कि मैथ तो अक्सर लोग बचते हैं और तुम्हारा फेवरेट सब्जेक्ट है। कहती जी हाँ, और मुझे शुरू से ही मैथ पढ़ना बहुत अच्छा लगता है और इसीलिए मेरा मैथ फेवरेट सब्जेक्ट भी रहा है। तब हर्ष पूछता है, तो क्या तुम ईंट का क्षेत्रफल निकाल सकती हो। वो हंसते हुए बोलती है कि आप ईंट का तो छोड़ो, आपके ऑफिस का क्षेत्रफल निकाल दूं, आपके भट्टे का क्षेत्रफल निकाल दूं, बल्कि ये जो आपकी चिमनी है ना भट्टे की, वहां से लेके नीचे तक का, इसका भी क्षेत्रफल निकाल दूं। ये सुन के वो बहुत खुश होता है, कहता है वेरी गुड। फिर पूछता है कि अच्छा तुम्हें पहाड़े भी आते हैं, यानी कैपिटल्स। वो कहता है बिल्कुल, मुझे 100 तक पहाड़े आते हैं। ये सुन के कहता है कि 100 तक कैसे आ सकते हैं, किसी को ज्यादा 15-20 से ऊपर तो किसी को पहाड़े आते भी नहीं। रेखा कहती है मुझे कोई सा भी पहाड़ा आप पूछ सकते हो। हर्ष मजाक में बोलता है ऐसा तो नहीं 10 दुसाम 100 वाला वो पहाड़ा तुम्हें आता हो। वो कहती है नहीं, 100 दुसाम 1000 वाला पहाड़ा मुझे आता है। इस वजह वो मजाक में कहता है कि अच्छा ठीक है, जैसा हम लोग भी कह देते हैं कि कोई पहाड़ी की बोलती है कि 15 का सुनाओ, 18 का सुनाओ, इसी तरीके हर्ष भी कहता है ठीक है, तुम मुझे 78 का पहाड़ा सुनाओ। वो फौरन 78 का सुना देती है। फिर कहता है 82, 85। वो बहुत ज्यादा सरप्राइज होता है, शॉक होता है। वो अपना फोन निकाल के जल्दी जल्दी कैलकुलेट भी कर रहा था और उसके आंसर देने से मतलब वो कैलकुलेट नहीं कर पाता था, इससे पहले रेखा बता दिया करती थी। वो कहता है वाह भाई वाह, तुम तो बहुत ही होशियार हो। इसके बाद उसके माता पिता पूछते हैं कि बेटा हमारी बेटी जो है कुछ जानती भी है, पढ़ी लिखी भी ढंग से है या नहीं। ये सुन के हर्ष कहता है अरे अंकल जी, आपकी बेटी तो सच में बहुत होशियार है, इसके सामने तो कोई भी पेपर रख दो वो सबको सॉल्व कर देगी, हर पेपर हल कर सकती है। ये ना सिर्फ देखने में सुंदर है बल्कि बहुत होशियार और बहुत ही समझदार है। आप बहुत किस्मत वाले हैं कि आपको इतनी अच्छी लड़की मिली है। दोस्तों इसके बाद हर्ष रोजाना रेखा के पास आया करता और उससे फिर बातें करने लगा। अब धीरे धीरे उन लोगों की बातें होना शुरू हो जाती हैं। ये चीजें आसपास के लोग और रेखा के माता पिता भी देख रहे थे, लेकिन उन्होंने शुरू में अनदेखा कर दिया क्योंकि मालिक का बेटा है, हो सकता है किसी काम के सिलसिले में सबसे बातें कर रहा हो। लेकिन वहां दूसरी तरफ रेखा और हर्ष अब आंखों आंखों में एक दूसरे को पसंद करने लगे थे। रेखा को भी अब हर्ष से बात करना पसंद था।
वहीं दूसरी तरफ हर्ष तो पहले से ही उस पर वो बहुत ज्यादा लट्टू था। एक दिन हर्ष को कुछ जरूरी काम पड़ता है और अपनी बहन से मिलने के लिए उसे वापस जाना पड़ता है। वहां जाके अपनी बहन का जो भी जरूरी काम था एमबीबीएस से रिलेटेड उसे कंप्लीट करने के बाद वो वापस आता है लगभग 6 दिन के बाद। 6 दिन के बाद आने के बाद वो सबसे पहले अपने भट्टे पे जाता है और रेखा को ढूंढने लगता है। तो देखता है कि रेखा एक कोने में गुमसुम सी बैठी हुई है। वो दूर से आवाज लगाता है रेखा। रेखा जैसे भी हर्ष की आवाज सुनती है एकदम से चौंक के खड़ी हो जाती है और उसके चेहरे पे अचानक से मुस्कान आ जाती है और वो बोलती है कि कहाँ चले गए थे। ऐसा लगा जैसे बहुत हक के साथ बोल रही हो। ये सुन के वो बोलता है अरे कहीं भी तो नहीं। तो रेखा कहती है कि लेकिन तुम्हें बता के तो जाना चाहिए, ऐसे कौन जाता है, गए कहाँ थे पहले तो ये बताओ। हर्ष बोलता है कि मेरी बहन का कुछ जरूरी काम था इसलिए मुझे वहां पर जाना पड़ा था। तब बोलता है लेकिन मेरे जाने से तुम इतना परेशान क्यों हो। रेखा बोलती है कि कोई तुम्हारा बहुत ज्यादा इंतजार कर रहा था। हर्ष कहता है कौन। थी कोई एक मजदूर गरीब लड़की जो तुम्हें बेसब्री से देखने के लिए पल के बिछाए बैठी हुई थी। ये सुन के हर्ष समझ जाता है कि वो किसकी बात कर रही है। वो कहता है कि सच में मुझे अगर पता होता तो मैं तुम्हें बिना बताए कभी ना जाता। इसके बाद वो थोड़ी देर एक दूसरे को देखने लगते हैं। फिर हर्ष कहता है कि अच्छा चलो मैं तुम्हें पहले बता देता हूँ, मुझे अभी 2 दिन के बाद फिर से जाना है। मुझे अपनी बहन के एक रिश्ते के बारे में पता चला है तो उस रिश्ते के सिलसिले में मुझे जाना होगा। इसके बाद रेखा फिर से पूछती है कि अगर तुम बहन के रिश्ते के बाद क्या तुम फिर अपनी शादी कब करोगे। ये सुनने के बाद हर्ष मजाक में बोलता है कि मेरी शादी तो हो चुकी। इतना सुनने के बाद रेखा उदास सी हो जाती है और अपना मुंह लटका के बैठ जाती है। हर्ष कहता है क्या हुआ, और जब मुंह ऊपर की तरफ करती है तो देखते हैं कि उसके आंखों में हल्के हल्के से आंसू डबडबा रहे हैं। ये देख के हर्ष कहता है अरे मैं तो मजाक कर रहा था। लेकिन रेखा अब यकीन नहीं करती कि तुम झूठ बोल रहे हो और यहां से चले जाओ। वो कहता मेरी शादी नहीं हुई और ना ही मैं अभी शादी कर रहा। तो कहता है कि नहीं तुम झूठ बोल रहे हो, तुम्हारी शादी हो चुकी हो और तुमने मुझे ये बात नहीं बताई। हर्ष उसे यकीन दिलाता है, बोलता है कि मैं तुम्हारी कसम खा सकता हूं। जिस पर रेखा बोलती है कि मैं लगती ही कौन हूं तुम्हारी जो तुम मेरी कसम खाओगे। वो बोलता है कि तुम्हें नहीं पता कि तुम मेरी क्या लगते हो। इसके बाद हर्ष उसका हाथ पकड़ लेता है और अपनी तरफ खींचते हुए बोलता है कि रेखा मेरा विश्वास करो, मेरी शादी नहीं हुई, मैंने तो तुमसे मजाक किया है और दूसरी तरफ मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ और बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ और मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। इतना कहने के बाद रेखा और हर्ष की आंखों में आंखें एक दूसरे से टकरा जाती हैं और वो लगातार एक दूसरे को देखते हुए अचानक से एक दूसरे को हक कर लेते हैं और कस के पकड़ के जोरदार हक करना शुरू कर देते हैं। वो ये भी भूल जाते हैं कि वो इस समय भट्टे पे है जहाँ पे बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं और वहीं पर उनके माता पिता भी हैं और वो लगातार एक दूसरे को बाहों में बाहें लिए बैठे रहते हैं। वहीं दूर से उसके माता पिता जब ये देख लेते हैं तो उसकी माँ आती है और थोड़ी सी आवाज़ करती है जो वो आवाज़ सुन नहीं पाते। लेकिन इसके बाद वो फिर जोर से आवाज़ करती है जिसके बाद हर्ष ये आवाज़ सुन के रेखा को अपने से अलग कर देता है। इसके बाद जब हर्ष जब उसकी मम्मी को देख लेता है तो वो रेखा से अलग हो जाता है। उसकी मम्मी आती है और हर्ष से बोलती है कि बेटा तुम यहाँ धूप में क्यों खड़े हो, तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी, तुम जाके अपने ऑफिस में बैठ जाओ, यहाँ पर अच्छा नहीं लगता, सब लोग देख रहे हैं और क्या सोचेंगे। हर्ष कुछ नहीं कहता और चुपचाप अपने ऑफिस की तरफ चला जाता है। इधर रेखा की माँ रेखा को बहुत डांटती है, कहती है कि ये क्या तू कर रही है, तू अपनी औकात और उसकी औकात में फर्क तो देख लेती, तू ऐसी हरकत कर रही है, अगर मालिक को पता चल गया तो हमारी खाल खिंचवा देंगे, हो सकता है इसी भट्टे में हम तीनों को डाल दें। तुझे पता है कि इस भट्टे पर कोई भी अपनी बहू बेटी को लेके नहीं आता क्योंकि कोई भी नहीं चाहता कि इस तरीके की कोई इज्जत पे बात आए, लेकिन हम तुझे भरोसा करके लाए थे और उस भरोसे का बदला तूने हमें ये दिया है। हमने कभी उम्मीद नहीं की थी कि तू हमारी इज्जत को इस तरीके से उछालेगी। यहाँ पर हम 15 साल से काम कर रहे हैं, मालिक का हम पे एक भरोसा है, ना सिर्फ हम भरोसा बल्कि हमारी वफादारी पे भी दाग लग जाएगा और दूसरी तरफ हमारे जो खाने पीने का सहारा है वो भी खत्म हो जाएगा क्योंकि मालिक हमें अगले दिन ही यहाँ से भगा देंगे और कोई भी हमें अपने काम पे नहीं रखेगा। और ना जाने उसे क्या क्या बोलती हैं। इसके बाद बोलती है कि बेटी जो हुआ सो हुआ, लेकिन अब तुम अच्छे से ध्यान रखो
कि हमें अपनी औकात में रह के रहना है। और खबरदार, जो दोबारा मैंने तुम्हें देखा कि हर्ष से बात करते हुए भी देख लिया, और आगे से इस चीज़ को ध्यान रखना, और अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं वापस तुम्हें कहीं भेज दूंगी। और इसके बाद उसकी माँ वापस जाके भट्टे पे काम करने लगती है। रेखा वहीं बैठ के फूट फूट के रोने लगती है, क्योंकि रेखा को उम्मीद नहीं थी कि पहली बार उसने किसी को पसंद किया था, और वो पहली बार उसने किसी से प्यार किया था, और उस प्यार का आखिर इस तरीके से होगा। वहीं दूसरी तरफ जो हर्ष था, वो इस बात से अनजान था कि उसे देख लिया है। वो खुशी खुशी जाता है और ऑफिस में जाके बैठ जाता है कि आज उसने अपना प्यार पा लिया है। इसलिए वो शाम को अपनी कार निकालता है और मार्केट जाता है और रेखा के लिए अच्छे अच्छे गिफ्ट खरीदने लगता है। उसके लिए वो एक शानदार सी ड्रेस भी लेता है और सोचता है कि मैं इससे कहूँगा कि ये पहनकर आना। इसके बाद बहुत सारे गिफ्ट लाने के बाद अगले दिन वो रेखा के पास जाता है और रेखा को देख के बोलता है कि रेखा देखो, आज मैं तुम्हारे लिए क्या लेकर आया हूँ। लेकिन रेखा चुप रहती है और किसी भी तरीके का रिएक्शन नहीं देती है। ये बात हर्ष को बहुत ही अजीब लगती है। हर्ष उससे पूछता है कि क्या बात है, आज तुम कुछ खुश नजर नहीं आ रही। देखो तो सही एक बार, मैंने तुम्हारे लिए क्या क्या गिफ्ट लाया हूँ। लेकिन रेखा फिर भी कुछ नहीं बोलती। हर्ष बोलता है कि अच्छा मुझे बताओ क्या बात हो गई, किसी ने कहा क्या कुछ। इसके बाद रेखा कहती है कि कल जब हम बात कर रहे थे उस समय हमारी माँ ने हमें देख लिया था। शायद तुमको ऐसा लग रहा था कि उन्होंने हमें नहीं देखा, और इसके बाद उन्होंने हमें समझाया है कि तुम्हारे और हमारे बीच में एक बहुत बड़ी दीवार है जिसको कभी पूरा नहीं किया जा सकता। इसलिए मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे से दूर रहो और दोबारा मुझसे कभी बात मत करना। और भी बहुत कुछ उस हर्ष से कहती है। ये हर्ष सुनने के बाद उसके मन बहुत दुखी होता है और उसके आंखों से आंसू आने लगते हैं, क्योंकि उसने कभी नहीं सोचा था कि रेखा उससे इस तरह से बात करेगी। लेकिन रेखा अपने दिल पर पत्थर रख के वो इस तरह की बात कर रही थी ताकि हर्ष इस बात से बुरा मान के हमेशा के लिए उससे दूर हो जाए। हर्ष इधर अपने ऑफिस में आ जाता है और वहां बैठ के फूट फूट के रोने लगता है। इसके बाद हर्ष, जिसका घर करीब यहाँ से 4 किलोमीटर दूर था, वो जल्दी से अपनी गाड़ी निकालता है और घर की तरफ चल पड़ता है। रात के डिनर के समय करीब 8 बजे होंगे। सब लोग बैठ के खाना खा रहे थे। खाना खाते हुए हर्ष अपने पिताजी से बोलता है कि पापा, मुझे लगता है कि अब मुझे शादी कर लेनी चाहिए। इतना सुनने के बाद हर्ष के पिता मुस्कुराने लगते हैं और कहते हैं कि कर ले बेटा, तुझे किसने रोका है। ये हर्ष कहता है कि पापा मैं सीरियसली कह रहा हूँ, मुझे सच में शादी करनी है। ये सुनने के बाद हर्ष के पिता कहते हैं कि मैं भी सीरियसली कह रहा हूँ, तू शादी कर ले, और अगर तुझे कोई लड़की पसंद है तो हमें बता, हम तेरी उससे शादी कर देंगे। ये सुनने के बाद हर्ष कहता है कि हाँ सच में मुझे एक लड़की पसंद है। तो हर्ष के पिता कहते हैं कि ये तो बहुत अच्छी बात है, तूने हमारा सिरदर्द खत्म कर दिया, वरना हमें ना जाने कहाँ कहाँ लड़की ढूंढनी पड़ती। अब जल्दी से बता कौन है वो लड़की। इसके बाद हर्ष कहता है कि वो लड़की थोड़ा गरीब है। ये सुन के बोलते हैं कि हमें कौन सा उससे दहेज लेना है, या हमारे पास कौन सी किसी चीज़ की कमी है। फिर हर्ष बोलता है कि लेकिन वो ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं है। इतना सुनने के बाद हर्ष के पिता को थोड़ा गुस्सा आ जाता है। कहते हैं कि बेटा, हमने तुझे पढ़ा लिखा के इंजीनियर बनाया है, इसलिए थोड़े कि तू एक बिना पढ़ी लड़की को घर लेकर आ जाए। ये सुन के हर्ष बोलता है कि वो 12वीं तक पढ़ी है और आगे वो पढ़ना चाहती है, और पढ़ने में बहुत होशियार है, और जितनी उसकी क्लास है उससे वो 2 गुनी ज़्यादा जानकारी रखती है। ये सुनने के बाद हर्ष के पिता थोड़ा चुप हो जाते हैं और पूछते हैं कि क्या तू उसे सच में प्यार करता है। हर्ष बोलता है कि हाँ, ना सिर्फ प्यार करता हूँ बल्कि उससे शादी करना चाहता हूँ। इसके बाद वो पूछते हैं अच्छा वो कौन लड़की है। तो वो बोलता है कि वो रेखा है। रेखा नाम सुनते ही वो समझ जाते हैं कि ये सचिन की लड़की है। वहीं दूसरी तरफ उसकी माँ पूरी तरीके से भड़क जाती है और कहती है कि मैंने पहले ही कहा था कि इसे भट्टे पे मत भेजो, वहाँ पे ना जाने कैसे कैसे लोग काम करते हैं, ना जाने किसने इसे जादू टोना करा दिया, किसने इसे कौन सी माया जाल में फंसा दिया है, और ना जाने इसे खाने में क्या मिला के खिला दिया है जो एक भट्टे पर काम करने वाली लड़की के चक्कर में पड़ गया। और वो उस पर बहुत ज़्यादा खुश होती हैं। इसके बाद हर्ष के पापा बोलते हैं चौधरी साहब कि 1 मिनट यार, सब चुप रहो, क्यों इतना हंगामा मचा रखा है। उसके बाद वो अपने मैनेजर को फ़ोन करते हैं और उससे कहते हैं कि तुम अभी भट्टे पे जाओ और वहाँ से सचिन, उसकी बीवी और उसकी लड़की रेखा, उनको फ़ौरन लेकर आओ। इसके बाद
वो वहाँ पे चल देता है। इधर उनके घर में बहुत ज़्यादा हंगामा हो रहा था, तो उसके पिताजी कहते हैं कि थोड़ी देर सब लोग चुप रहो, मुझे सारी चीज़ें समझने लो, उसके बाद हम आराम से बैठ के इन चीज़ों को हल करेंगे, क्योंकि हर्ष उससे शादी करने पर अड़ा हुआ है। इसके बाद जो मैनेजर होता है वो जाता है और देखता है कि रेखा के माता पिता इस समय खाना खा रहे हैं। वो जाके बोलता है कि तुम खाना बाद में खा लेना, मालिक ने तुम्हें तुरंत बुलाया है, और साथ में रेखा को भी। इतना सुनना था कि रेखा की माँ बोलती है कि मुझे पता था कि आज नहीं तो कल ये मुसीबत आने वाली है, अब लगता है हमारी शामत आ गई, हमारी कोई गलती नहीं है, हमें माफ़ कर दो। लेकिन मैनेजर इन बातों से अनजान पूछता है कि क्या कर दिया, मुझे तो पता भी नहीं, मैं तो खुद सोच रहा था कि तुम्हें इस समय क्यों बुलाया है। इसके बाद उसकी माँ सारी बात उसे बता देती है और कहती है कि हमारी बेटी तो काफ़ी दूर रहती थी, लेकिन हर्ष ही था कि हर टाइम इसके आगे पीछे लगा रहता था, और मैंने भी उसे समझाया था कि बेटा इससे थोड़ा दूर रहे, हमें खाने कमाने दे, इसके सिवा हमारा कुछ और आसरा नहीं है। ये सुनने के बाद मैनेजर को भी बहुत गुस्सा आता है। कहता है कि हम तुम लोगों पे विश्वास करते थे, लेकिन तुमने हमारी नाक के तले इस तरीके के गुल खिला रहे थे, ये बहुत शर्म की बात है, और अब मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता। लेकिन हर्ष की माँ लगातार उससे रिक्वेस्ट करती है कि हमें किसी तरीके से बचा लो या फिर हमें यहाँ से जाने दो, लेकिन वो मैनेजर मना कर देता है। कहता है कि मुझे जिम्मेदारी दी गई है और तुम्हें हमारे साथ चलना पड़ेगा। इसके बाद वो तीनों को लेता है और वहाँ घर पहुँच जाता है। घर पर पहले से ही चौधरी साहब, उनकी पत्नी और लड़का उनका इंतज़ार कर रहा था। चौधरी साहब अपनी पत्नी को पीछे जाने के लिए बोल देते हैं। वो आते हैं, आते के साथ ही रेखा की माँ और पिता दोनों चौधरी साहब के पैर पकड़ने लगते हैं और कहते हैं हमें माफ़ कर दो, हमारी कोई गलती नहीं है। चौधरी साहब कहते हैं पहले उठो और बात सुनो, उसके बाद हम जो भी कहना है वो कहो। इसके बाद वो खड़े होते हैं और वो रेखा को देखते हैं और अपनी तरफ इशारा करके बुलाते हैं, ये जो हर्ष है, क्या तुम इससे प्यार करती हो या ये हर्ष तुमसे प्यार करता है? ये सुनने के बाद रेखा कुछ नहीं बोलती और कहती है कि मालिक साहब, सब गलती मेरी है और जो भी सज़ा मुझे देनी है वो सज़ा मुझे दो, हर्ष की कोई गलती नहीं है, इसे माफ़ कर दो। ये सुनने के बाद हर्ष कहता है कि नहीं नहीं पापा, गलती मेरी है, रेखा लगातार मुझसे दूर जा रही थी, लेकिन मैं रेखा के पीछे पीछे भागे जा रहा था। रेखा मुझको मैंने ही मनाया था, मैंने ही उसे प्यार किया है और सब कुछ मैंने किया, अगर सज़ा देनी है तो सब कुछ मुझे दी जाए। ये वहाँ पे खड़े हुए सब लोग देख रहे थे और तू सुन रहे थे। चौधरी साहब थोड़ा सा मुस्कुराने लगते हैं उनकी बातें सुन के कि किस तरह से दोनों एक दूसरे को बचाने में लगे हुए हैं। इसके बाद वो अपनी पत्नी को आवाज़ देते हैं और कहते हैं कि एक बार इस लड़की को देखो और बताओ कि कैसी है। वो उसे देखते ही पहली बार में फिदा हो जाती हैं, क्योंकि लड़की सच में देखने में बहुत ही ज़्यादा सुंदर थी। ऊपर से उसकी इतनी समझदारी बातें सुनने के बाद उसकी माताजी भी बहुत ज़्यादा उससे इम्प्रेस होती हैं और कहती हैं कि लड़की तो मुझे बहुत अच्छी लगी और ये बातें भी बहुत अच्छी और समझदारी वाली करती है, अगर ऐसी लड़की तो हमारे हर्ष को बहुत खुश रख सकती है। इसके बाद चौधरी साहब कहते हैं कि मुझे भी ऐसा ही लगता है और जितना मेरा अनुभव है, इन दोनों का जोड़ी एक अच्छी जोड़ी बन सकती है और मैं इनके माता पिता को भी जानता हूँ, ये बहुत अच्छे और नेक इंसान है, पिछले 15 साल से मेरे पास काम कर रहे हैं और मुझे भी लगता है कि इन दोनों की जोड़ी सबसे बेस्ट जोड़ी रहेगी। इतना सुनने के बाद रेखा के पिताजी कहते हैं कि मालिक, हम लोग तो मजदूर इंसान हैं, हमारा तुम्हारा क्या मेल, हम तो तुम्हें कुछ दे भी नहीं सकते, हाँ अगर दे सकते हैं तो जीवन भर आपके यहाँ फ्री में गुलामी कर सकते हैं। यह सुनने के बाद हर्ष के पिताजी बोलते हैं कि मुझे तुमसे गुलामी नहीं करवानी, तुम्हें मुझे अपना समधी बनाना है और समधी बराबर का होता है, अब तुम मेरे बराबर के हो गए और तुम अब किसी चीज़ के लिए परेशान मत हो कि तुम्हारे पास क्या है और क्या नहीं। और दोस्तों, इसके बाद चौधरी साहब हर्ष की और रेखा की धूमधाम से शादी करवा देते हैं और न सिर्फ शादी करवाते हैं बल्कि शादी के बाद जो रेखा की पढ़ाई रुक गई थी उसको भी कंप्लीट करना शुरू करवा देते हैं। आपको ये कहानी कैसी लगी आप हमें कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं।